हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने कुछ नए टॉपिक्स के बारे में। पहला है इनैक्टमेंट, दूसरा है इन्फोर्समेंट, तीसरा है एक्सपर्ट्स कमिटीज और तीसरा है क्रिटिसिज्म, चौथा क्रिटिसिज्म। ठीक है, चार टॉपिक कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड किए गए। आपका एक अलग से चैप्टर दिया हुआ लक्ष्मीकांत के अंदर, जिसमें आप पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से इन्फोर्समेंट की गई, किस तरीके से एक्सपर्ट्स कमिटीज़ का रोल था, किस तरीके से लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ किया, किस तरीके से इनेक्ट हुआ था, पूरा पार्ट किस तरीके से बना था, वो कितनी देर लगी थी, कितना टाइम लगा था। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, बट उनके बीच में भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी जिनको आपको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, पहली बात, ये जो हमने रीड कर रहे थे, मैंने आपको लास्ट में बताया था कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका मेन रोल क्या था कि उनको एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन एक तैयार करना है जो बेसिक होगा, जिसके अंदर से बहुत सारी चीज़ों को हम इंक्लूड भी कर सकते हैं, जिनसे हम बहुत सारी चीज़ें सीख भी सकते हैं, ऐसी चीज़ें थी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो BR आम्बेडकर जी। ठीक है, ये बात याद रखना, ये आपको हमेशा याद रखना इस चीज़ को। पहली ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग कब हुई? पहली मीटिंग कब हुई? जब पहला मीटिंग कह लो या इसको फर्स्ट रीडिंग कह लो, दोनों चीज़ सेम होगी, बट आपको क्वेश्चंस में ये पूछा जाएगा कि फर्स्ट रीडिंग कब हुई थी। तो फर्स्ट रीडिंग हुई थी 4 नवंबर 1948। कब से कब तक? तो 9 नवंबर तक 1948, मतलब ये मीटिंग कुल मिला के 5 दिन तक चली थी। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग में ये हुआ था। इस रीडिंग का मेन मकसद क्या था कि कुछ चीज़ों को दिखाया गया, लोगों को जितने 299 मेंबर्स जितने लोग प्रेजेंट थे उस टाइम पे, उन सबको दिखाया गया, उन सबको एक कमेटी में एक ड्राफ्ट रजू किया गया, एक ड्राफ्ट के रूप में एक डॉक्यूमेंट दिया गया और उनको कहा गया कि आप रीड करो और आपको उसमें से कुछ भी गलत लगता है तो अपना सजेशन हमें दो। ठीक है, उसके बाद जब ये हो गया तो उनकी सेकेंड मीटिंग कब हुई? सेकेंड मीटिंग हुई नवंबर 15 1948। कब? नवंबर 15 1958। ये डेट्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जैसे कि आपको याद रहे। ठीक है, तो सेकेंड मीटिंग कब हुई इनकी? सेकेंड रीडिंग कब हुई? तो हुई नवंबर 15 1948 सेकेंड में। और ये सबसे लंबी थी क्योंकि इसी के अंदर आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे शेड्यूल्स, बहुत सारे आर्टिकल्स को स्पेसिफाई किया, प्रीएम्बल्स को रीड किया गया, प्रीएम्बल्स को अच्छी तरीके से स्पेसिफाई किया गया, अच्छे वर्ड्स में लिखा गया। याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज है वो लॉयर लैंग्वेज है, लॉयर जो अपने होते हैं उनकी लैंग्वेज में लिखा गया, इसलिए कहीं ना कहीं आपको डिफिकल्टी पड़ सकती है। अगर आप इंग्लिश को पूरा आप पूछे मतलब कह सकते हैं पूरा इंग्लिश में पढ़ेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको डिफिकल्टी आ सकती है थोड़ी सी, अदरवाइज नहीं आएगी। ठीक है, तो उन डिफिकल्टीज को ना आने दिया जाए, इसलिए मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर आप इनको टर्म्स में पढ़ेंगे ना तो बहुत लेंदी हो जाएगा। इन लाइक लिखा ये सब कुछ चीज़ें हैं, आपको लेंदी पड़ेगा, इसलिए लेंदी ना हो इसलिए उसमें ध्यान दीजिएगा। ओके, तो सेकेंड मीटिंग इनकी चली अक्टूबर 17 1949 तक। कब? 1949 तक सबसे लंबी मीटिंग थी कह सकते हैं ये। और इसी के अंदर आपकी बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया, बहुत सारी चीज़ों को चेंज भी कर दिया गया, और इसी के अंदर चेंज किया था। कब? सेकेंड रीडिंग के अंदर। ठीक है, फिर आपका आया थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग आई आपकी नवंबर 14 1949। कब आई? नवंबर 14 1949 थर्ड मीटिंग। नवंबर ख़त्म कब हुई? नवंबर 26। कब? नवंबर 26 1949 को ये मीटिंग ख़त्म की गई और उसी दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अपना लिया, अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, याद रखना, हमने उसको अपना लिया, बट इन्फोर्समेंट मतलब पावर में कब आएगा वो बताऊंगा, बट हमने इसको अपना लिया कि हाँ भाई अब से ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। कब अपनाया हमने अपना लिया था इसको नवंबर 26 1949 को हमने इसको अपना लिया था। और उस दिन कितने मेंबर्स प्रेजेंट थे ये मोस्ट ऑफ एग्जाम से पूछा जाता है, तो याद रखना 284 मेंबर्स प्रेजेंट थे उस दिन, जिस दिन लास्ट मीटिंग बैठी और उस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि भाई ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा और इसी के आगे हम लोग चलने वाले हैं, आगे हमारा यही बंधारण होगा, इसी के आगे हम लोग प्रेजेंट करेंगे अपने आप को आगे जाके। तो वो उसके अंदर कितने मेंबर्स थे? तो 284 मेंबर्स थे। ओके, जिस दिन हमने उसको अडॉप्ट किया उस दिन भी पूछा जाता है कि उस दिन कितनी आर्टिकल्स थी? तो आर्टिकल 395 आर्टिकल्स थी। शेड्यूल कितने थे? तो 8 शेड्यूल थे। अब मुझे कमेंट बॉक्स में आप ये बताओ कि राइट नाउ कितनी आर्टिकल्स हैं और राइट नाउ कितने शेड्यूल्स हैं।
बहुत इजी क्वेश्चन होगा, ठीक है। कंफ्यूजिंग मत होना, बहुत जगह पे बहुत 2-3 आर्टिकल्स डिफरेंट टाइप के दिए होंगे, उनमें से किसी एक सच है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि राइट नाउ कितने आर्टिकल्स है और राइट नाउ कितने शेड्यूल्स हैं, ठीक है। ये सब कुछ हुआ। अब आते हैं कि ये सब करने के बाद, ये सब कुछ हो रहा था ना, तो BR अम्बेडकर जी को बहुत सारे अलग अलग नाम से बुलाया गया। कैसे? मॉडर्न मनु उनका पहला नाम, फिर चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या? चीफ आर्किटेक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आप दोनों कह सकते हो। दूसरी चीज़, द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तीनों नाम याद रखना, कहीं ना कहीं 1 लाइनर में या फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने को यहाँ पे स्पेसिफाई अलग से लिख दिया था कि आपको दिखे और आपको याद रहे। मॉडर्न मनु, चीफ आर्किटेक्चर, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तीनों चीज़ याद रखना। ये हो गया आपका इनैक्टमेंट, कि कितनी मीटिंग्स हुई, किस तरीके से इसको अलग से इम्प्लीमेंट किया गया। याद रखना एक डेट, हमने इसको अडॉप्ट कब किया था, तो 26 नवंबर 1949, और इसको हमने इन्फोर्समेंट मतलब पावर में कब लेके आए, पावर में लेके आए हम लोग 1950 के अंदर 26 जनवरी। कंफ्यूजिंग मत होना, अडॉप्ट करना और इन्फोर्समेंट करना दोनों चीज़ अलग होती है। इसमें हमने लागू किया, सिर्फ क्या किया, लागू किया, और ये हमने पावर में लाए, ठीक है। इसको हमने इस जगह बना के रख दिया था, बट इसको इन्फोर्समेंट करना मतलब इसको लागू करना हमने कब किया, 1950 के अंदर किया था। उसके अंदर क्या क्या चीज़ हुई थी, तो पहला पॉइंट देखो ये रहा, इन्फोर्समेंट कब किया हमने, 26 जनवरी 1950 के दिन हमने इसको इन्फोर्समेंट किया। बट आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि सर जब यहाँ पे हमने इसको अपना लिया था नवंबर के महीने में ही, तो हमने 1 महीने के बाद या 2 महीने बाद इसको क्यों इन पावर किया। उसके पहले एक पीछे स्टोरी है। पहले इन लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग 15 अगस्त को, जिस दिन इंडिपेंडेंट होंगे, उसी दिन हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की डेट को फाइनल करके उसी दिन हम लोग कर देंगे। बट और इन लोगों ने ये भी सोचा था कि अगर 15 अगस्त के दिन नहीं हो पाया तो हम लोग इंडिपेंडेंस को ही ले लेंगे 26 तारीख को। मतलब ये लोग कहीं ना कहीं चाहते थे कि दोनों चीज़ें एक दिन आ जाएं, बट वो दोनों चीज़ें एक दिन आ नहीं रही थी। हमें तो बहुत मुश्किल से इंडिपेंडेंस मिल रही थी, तो हमने पहले ही 15 को मांग लिया कि भाई तुम हमको 15 को दे दो। दूसरी चीज़, ये लोग ने इस तरीके से पूरा का पूरा खेल लिया था, आप आगे देखेंगे, आपको बताऊंगा आगे, कि हमें कहीं ना कहीं जब नवंबर से दिसंबर और दिसंबर से जनवरी जाने तक में हमको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है, बहुत ज़्यादा। और अगर हम वो 26 तक नहीं लेके आते या 26 को भी हम पार करके हम लोग जाते ना कि 1950 का अगस्त महीना का वेट करते ना हम लोग, तो कहीं ना कहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि दोनों डेट्स को एक करने के चक्कर में किसी एक चीज़ को हम घुमा देते हैं। हमने इंडिपेंडेंस ले ली थी, बट अब उनको ये था कि इंडिपेंडेंस इनको दे देते हैं, अब ये लोग को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इतनी देर लगा देते हैं कि ये लोग उस चीज़ को इम्प्लीमेंट ना कर पाएँ, ठीक है। और इसलिए उन लोगों ने क्रिटिसिज्म को ना झेलना पड़े, कोई कटाक्ष को ना झेलना पड़े, इसलिए उन लोगों ने एक चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जो चीज़ बहुत पहले हुई थी, जो जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का जो डेट थी 1930, इस डेट को फाइनल किया। ये डेट हमने इसलिए फाइनल की क्योंकि इस दिन क्या हुआ था कि जब हम लोग इतिहास में वापस चले जाओ, ठीक है, इस टाइम पे क्या हो रहा था कि ब्रिटिशर्स हमको हमारे इंडिपेंडेंस देने को रेडी नहीं थे, ना हमारी कोई बात सुन रहे थे। जो कुछ भी अमेंडमेंट, जो कुछ भी एक्ट वो लेके आ रहे थे, वो उनके पक्ष में थे, हमारे पक्ष में नहीं थे। तो हमने पूर्ण स्वराज की हमने आंदोलन किया और हम आंदोलन में सक्सेसफुल गए। और जब वो आंदोलन शुरू हो चुका था तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर बनता जा रहा था कि भाई नहीं, अब हमको उनको कुछ ना कुछ पावर्स देनी पड़ेगी, अदरवाइज ये लोग हमको हमारे सामने विद्रोह कर देंगे। और विद्रोह के साथ ये हो जाएगा कि पूरा इतिहास ये लिखेगा कि इंडिया ने ब्रिटिशर्स को हरा के हमने उनके ऊपर जीत हासिल की है। और आज ये कहा जाता है कि हमने उनसे लड़े हैं, बट किस वे में, एक अनदर वे में लड़े हैं। हम लोग ने एक सॉफ्ट कॉर्नर पकड़ के सॉफ्ट कॉर्नर की तरीके से धीरे 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 लड़ते गए और हमने हमारी आज़ादी को प्राप्त कर लिया। आज ये इतिहास बोलता है।
बट अगर ये लोग उस जगह पे टिके रहते कि नहीं भाई हम तो हमारा रूल रखेंगे, अब तो हमारे आपको नियम पालन करने होंगे, तो क्या होता, एक विद्रोह होता है, विद्रोह धीरे धीरे कहीं ना कहीं युद्ध में परिवर्तन हो जाता। और एक बार युद्ध होता तो डेफिनेटली ब्रिटिश को पता था, क्योंकि इस टाइम पे ऑलरेडी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शिकार बन चुके थे ये लोग, इनके ऊपर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी था, तो उनको पता था कि अगर हमने अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारे ऊपर आने वाला है और हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अभी बाहर निकले ही थे, तो वो लोग कहीं ना कहीं उस पूरे फेज को डेवलप कर रहे धीरे धीरे, और उसी के बीच में अगर इंडिया हमारे ऊपर हावी हो जाएगा तो हम लोग कभी उस चीज़ के बाहर निकल नहीं पाएंगे, उल्टा ना हमारा देश टूट जाएगा। और वो ना हो इसलिए हमने अनाउंसमेंट कर दिया उस टाइम पे पूर्ण स्वराज का आंदोलन शुरू किया जाता है। और ये शुरू कब हुआ था, याद रखना, दिसंबर 1929 को ये आंदोलन शुरू हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो लाहौर का लास्ट अधिवेशन था। किस नदी के किनारे हुआ था, तो रावी नदी के किनारे। कहाँ पे, रावी रिवर, रावी नदी के किनारे लाहौर का लास्ट अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू ने, इसका प्रतिनिधित्व किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है, याद रखना। और इसी दिन को हमने कह दिया कि पूर्ण स्वराज का आंदोलन, और पूर्ण स्वराज का आंदोलन खत्म कब हो चुका था, वो इस डेट को खत्म हुआ था 26 जनवरी 1930 को, और उसी डेट को हमने कंसीडर कर लिया आगे जाके 26 जनवरी 1950 एज ए इसको इन्फोर्समेंट करना, इसको लागू करना, राइट। तो हमने इस डेट को इसलिए चॉइस किया था कि पूर्ण स्वराज की पूरी स्टोरी इसके अंदर इंक्लूड हो गई आपकी, कि पूर्ण स्वराज जिस तरह से किया गया, जिस तरीके से वो पूरा अधिवेशन शुरू हुआ था, इसलिए उस रीज़न से हमने उस डेट को स्पेसिफाई किया कि भाई हमारे लिए यही एक डेट स्पेसिफाई हो सकती है कि इस डेट के कारण हम लोग इस डेट को कंसिडर करते हैं। और इसलिए हमने 26 नवंबर को नहीं, ना 26 दिसंबर को, हमने 26 जनवरी को कंसिडर किया अपना एक दिन, जिस दिन हम लोग इस पूरे बंधारण को, इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पावर में लेके आएंगे, ठीक है। और ये चीज़ हो रही तो उसके बीच में हमने बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके यहाँ पे जो अडॉप्ट किया ना, अडॉप्ट करने के साथ साथ हमने बहुत सारी चीज़ों को इन्फोर्समेंट कर दिया था। इन्फोर्समेंट इसलिए किया था क्योंकि इसके तुरंत बाद हो चुका था पार्टीशन, आपको पता होगा, मैंने 1947 में क्या हो गया था, पार्टीशन हुआ था, पाकिस्तान इंडिया का पार्टीशन हो चुका था। तो बहुत सारे सिटीजन्स लोग, कुछ लोग हो सकते हैं ना कि आपने अगर मिल्खा सिंह पिक्चर देखा हो तो पंजाब की बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा मारकाट हो रही थी, लोग यहाँ से यहाँ भाग रहे थे, यहाँ से वहाँ भाग रहे थे, कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि कुछ लोगों के मकान, कुछ लोगों के खेत, कुछ लोगों का आंगन इस तरीके से डिवाइड हो चुका था कि उनका घर यहाँ है। सपोज कि ये इनका घर है और इनके घर का एक पार्ट पाकिस्तान के अंदर है और एक पार्ट इंडिया में। ये भाई इन्हें को उनको क्या समझने का सॉरी, तो इन्हें क्या समझने का इस टाइम पे, तो उनका पूरा विद्रोह चल रहा था और वो विद्रोह को ना हो पाए इसलिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, दो चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया। पहली चीज़ कि सिटीजनशिप्स को जो बिल था, जो उनका एक प्रावधान था आर्टिकल नंबर के अंदर दिया हुआ था, जो इस 395 आर्टिकल के अंदर दिया था प्रावधान सिटीजनशिप्स, उसको इम्प्लीमेंट किया उसी डेट को। किस दिन, 26 नवंबर 1949 को इम्प्लीमेंट किया कि भाई एक तो सिटीजनशिप निकाल दो मीन्स बाहर निकालो, इसको इन पावर में ला दो, ठीक है। दूसरा, इलेक्शन को लाओ। क्यों, अब इलेक्शन होंगे तो कहीं ना कहीं आप अपना प्रतिनिधित्व अच्छे से चॉइस कर सकते हो। क्यों, उसके पहले 1935 के अंदर क्या हुआ था, ये कहा गया था कि ओनली 10% ऑफ द पब्लिक, मतलब पूरे देश की 10% लोग ही सिर्फ वोटिंग कर रहे थे। इसमें कौन लोग थे, जो एजुकेटेड लोग थे, जो लोग रिच थे, जिनका वर्चस्व कुछ ज़्यादा था, कुछ जमींदार लोग थे, वही लोग इसके अंदर वोट कर रहे थे। अब आपको एक सिंपल एक आंकड़ा बताता हूँ कि उस टाइम पे कुछ 30 करोड़ की जनता थी इंडिया की। 30 करोड़ में से सिर्फ 3 करोड़ लोग ही वोटिंग कर रहे थे। उसको हटाने के बाद उन लोगों ने कह दिया कि इलेक्शन दे, सबको इलेक्शन दे दो, जिनको इलेक्शन लड़ना सबको दे दो। फिर जो प्रोविंशियल पार्लियामेंट थी, जो लोग ये काम कर रहे थे, इनको बोल दिया गया कि आप धीरे धीरे अपने नीचे प्रतिनिधित्व खड़े कर दो। हर एक स्टेट के अंदर कहीं ना कहीं रूल्स हमारे होने चाहिए और हमारे ही कुछ मेंबर्स वहाँ पे जाके काम करने चाहिए। ये उनको फटाफट इम्प्लीमेंट करवाओ, जितना हो सके उतना जल्दी। तो ये हुआ, 4 चीज़ों को हमने, इन 3 चीज़ों को हमने फटाफट इम्प्लीमेंट किया था। मोस्ट ऑफ ये 3 चीज़ें थी। बाकी अगर आप ध्यान से देखो तो आर्टिकल 5, 7, 384 बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिनको हमने इन्फोर्समेंट में लाए थे। बट मोस्ट ऑफ ये पूछा जाता है कि ऐसे कौन से आर्टिकल्स थे जो उस टाइम पे इफेक्ट हो रहे थे। तो ये 3 आर्टिकल थे, एक तो प्रोविजनल पार्लियामेंट्स, दूसरी इलेक्शंस, तीसरा सिटीजनशिप्स। तो इन तीनों चीज़ों को हमने इम्प्लीमेंट किया था। अब आते हैं कि जो मेन चीज़ है हमारा,
मुझे ना कल के एक लेक्चर में से बच्चे ने मेरे को मैसेज के पूछा था कि सर ये जो कमिटीज़ बनी थी तो इन कमिटी के ऊपर भी कोई लोग तो होंगे ना जिन्होंने डिसाइड किया होगा कि ये कमिटीज़ होनी चाहिए या ऐसी कमिटीज़ होनी नहीं चाहिए। तो यस, वो लोग थे एक्सपर्ट्स कमिटी ऑफ द कांग्रेस। कौन लोग थे? एक्सपर्ट्स कमिटी ऑफ द कांग्रेस। ये लोग डिसाइड करेंगे इनका मेजर रोल क्या। पहले आप रोल समझ लो, बाद में आपको ये डिटेल में बता दूंगा, ये डेट्स आपको स्पेसिफाई याद रह जाएंगी। इनका मेन रोल ये था कि ये लोग ये चाहते थे कि सपोज क्या एग्जाम्पल ले लो कि ड्राफ्टिंग कमेटी है, ठीक है, तो इन लोगों का रोल ये था कि ड्राफ्टिंग कमेटी क्या करेगी, उनका प्रावधान क्या होगा, वो कौन से नियम के अंतर्गत काम करेगी, इसमें कितने मेंबर्स होंगे, इनका चेयरमैन कौन होगा, ये लोग किस हद तक काम कर सकते हैं, ये लोग कौन से सर्वे करेंगे जिस सर्वे के कारण ये लोगों ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है। अब ऐसा नहीं था कि कोई भी 10 लोगों का ग्रुप खड़ा होकर बोल दिया कि हमें रोड कमेटी बनानी है। क्या बोल दिया? हमें रोड कमेटी बनानी है। तो उन लोगों को सबसे पहले उस कमेटी के सारे प्रावधान, कुछ रूल्स उनको देने होंगे एक्सपर्ट कमेटी को। इनको देंगे, वो लोग सोचेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब इन लोगों ने कोई रिसर्च नहीं की होगी, कुछ नहीं किया होगा, इन लोगों ने सिर्फ हवा में तीर मार दिया होगा, कटक कर गए, तो लोग उड़ा भी देंगे कि नहीं भाई ऐसी कमेटी कोई नहीं चाहिए। क्यों? इनको पूरा स्पेसिफाई आपको समझाना पड़ेगा एक्सपर्ट कमेटी को कि भाई हम लोगों ने इस चीज़ को चॉइस क्यों किया है, इससे देश में क्या अभी फायदा है और आगे फ्यूचर में क्या फ़ायदा हो सकता है। ये आप अगर उनको समझा पाए और आपको लगा कि हाँ वो एकदम सही है, तो ही एक्सपर्ट कमेटी बोलेगी कि हाँ ठीक है, आप ये कमेटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आप इस कमेटी को बना सकते हो। एक बात याद रखना, ये किसके अंतर्गत आई थी? तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ये चीज़ को लाया गया था। और जब ये एक बात याद रखना, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट बना था ना उस टाइम पे भी, तो वहाँ पे भी एक ऐसी कमेटी थी जिनके कारण पूरा तंत्र, राजतंत्र उनका सही से चला था। और कहीं ना कहीं हमारे लिए भी हमारी जो कमिटीज़ थी उनको कहीं ना कहीं अच्छे से काम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जिसने रोल प्ले किया हो ना, तो वो एक्सपर्ट कमिटीज़ थी। क्यों? इन लोगों ने उन्हीं चीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट करवाया, उन्हीं लोगों को अच्छे से एक प्रोत्साहन किया कि अच्छे से सेटल डाउन किया, फिर अच्छे से बना दिया कि ये लोग सही तरीके से अच्छे से काम कर पाए। ठीक है, ये इनका काम था एक्सपर्ट कमेटी का पहला ये काम। ठीक है, इनके हेड कौन थे? सिंपल सी बात है, जवाहरलाल नेहरू जी थे अपने। ठीक है, बना कब था? तो जुलाई 8 1946 में बना था। इसमें कितने मेंबर्स थे? तो ये डेट के ऊपर से याद रखना कि इसमें 8 मेंबर्स थे। ठीक है, दूसरी चीज़, इनकी सिर्फ 2 मीटिंग हुई थी। याद रखना, इनकी सिर्फ 2 मीटिंग हुई थी और 2 मीटिंग के अंदर इन लोगों ने बता दिया था कि भाई इतनी कमिटीज़ होंगी और ये लोग ही काम करने वाले। तो पहली मीटिंग हुई इनकी दिल्ली में। कब हुई थी? जुलाई 20 से लेकर 22 तक 1946 में। दूसरी मीटिंग कहाँ हुई उनकी? बॉम्बे में। कब हुई? तो अगस्त 15 से 17 तक 1946। मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में ये इतना हाईलाइट नहीं किया गया है, बट रिसेंटली अभी एक एग्जाम मैंने पेपर देखा था, उसमें पूछा गया था कि एक्सपर्ट कमिटीज़ की पहली मीटिंग कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी ऑफिशियली फर्स्ट। सेकंड तो बॉम्बे में हुई थी। डेट कहीं नहीं पूछते, याद रखना। डेट बहुत रेयर केसेस होते हैं, क्योंकि देखो स्पेसिफाई नहीं है। 20 से लेकर 22 तक हुई थी, तो वो भी जो एग्जामिनर्स होते हैं ना, वो भी सोचते हैं कि अगर ये पूरा लिखने जाएंगे ना तो स्पेस नहीं बचती इतनी। अब आपको लग रहा हो कि लॉजिकल प्रश्न नहीं है, मैं कुछ लॉजिकल बात कर रहा हूँ, बट ये होता है माइंड में, याद रखना। तो वो लोग ये साल भी नहीं पूछते थे, वो पूछते हैं कि किस जगह हुई थी। और जगह में भी आपको तो कैसे जगह देते हैं वो लोगों ने, मैंने पेपर पढ़ा, दिल्ली, बॉम्बे, बंगाल और उड़ीसा। अब आप सोचोगे ना तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि यार ये भी सही है, बंगाल में भी हो सकते हैं, उड़ीसा में भी हो सकता है यार कहीं ना कहीं तो, बट हुआ कहाँ था? दिल्ली के अंदर हुआ था सबसे पहले। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सपर्ट कमेटी। अब आते हैं आपके लास्ट पॉइंट के ऊपर, जो है आपका क्रिटिसिज्म। देखो जब बंधारण जब बन रहा था तो बहुत लोगों ने उसको कटाक्ष किया। कटाक्ष, क्रिटिसिज्म मतलब कि कटाक्ष करना, उससे कहना कि विद्रोह में कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करना। अब देखो हर चीज़ सही तरीके से नहीं चलती है। ठीक है, आपको कुछ लोगों लग रहा होगा कि हरदीप सर के वीडियोस, जो मेरे वीडियोस होंगे, कुछ लोगों लग रहा होगा कि अच्छे हैं, कुछ लोगों को लग रहा है गंदे हैं, कि समझ में नहीं आ रहा है। पर कुछ लोग मेरे को मैसेज करके मुझे बोलते हैं कि सर आपके वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छे से समझा रहे हो, तो वो मेरे लिए अच्छी बात है। कुछ लोग क्रिटिसिज्म करते हैं, मैं उनको नहीं पकड़ता हूँ। तो वही कुछ क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स थे जो आपको सिर्फ पढ़ने हैं, मतलब आप इनको इससे याद कर सकते हो कि हाँ बस कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए थे। ठीक है, क्योंकि ये आपके मोस्ट ऑफ काम किस में आएंगे? जब यूपीएससी मेंस लिख रहे हो या फिर जीपीएससी मेंस लिख रहे हो या फिर ऐसी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मेंस लिख रहे हो या किसी इंटरव्यू में बैठे हो, तो उसके रिलेटेड किसने क्वेश्चंस पूछ लिए तो आप इनको अप्लाई कर सकते हो। कि पहला था कि नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, पहला पॉइंट तो वही हो गया था।
इन लोगों ने कहा कि आप लोग रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर ब्रिटिशर्स का हाथ है। इन लोगों ने क्या कहा, जो क्रिटिसिज्म बॉडीज थे उन लोगों ने क्या कहा कि भाई आप रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो इंडिया के, आप मूड रिप्रेजेंटेटिव्स लोग नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपको ना इलेक्शन के द्वारा चॉइस किया गया है, ना हम में से किसी ने आपको चॉइस किया है। तो आप तो पहली बात ये बंधन बना छोड़ ही दो, पहले आप खुद चॉइस हो के आओ, उसके बाद हमसे बात करना। ये इनका पहला पॉइंट था, ठीक है। ये मैं वही बता रहा हूँ जो बुक में लिखा हुआ है। दूसरी चीज़, यू आर नॉट ए सॉवरेन बॉडी, मतलब कि आप एक तंत्र हो के आपने वो तंत्र को चॉइस नहीं किया। आपने ये जो काम कर रहे हो ना आप लोग, ये लोग कहीं ना कहीं आप ब्रिटिश को देख देख के काम कर रहे हो, आप उनके आइडियाज़ को चुरा रहे हो, आप उनके आइडियाज़ को ले रहे हो। हमने कल भी बात की थी कि हमने टोटल 60 कंट्रीज़ के आइडियाज़ लिए हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। तो इन लोगों ने वही उठा लिया कि आपने अपना तो बनाया नहीं, आप दूसरों को चुरा चुरा के बना रहे हो। तो भाई सिंपल सी बात है, देश अभी आज़ाद हुआ है, देश आज़ाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ है, ठीक है। और आज़ादी के तुरंत बाद अगर आप बोलोगे, कल उठ के बोलोगे चलो भाई बनाओ, तो हमें कुछ तो आइडिया होना चाहिए ना कि भाई हम क्या देख के बनाएंगे। तो वही चीज़ हमने की कि हमने दूसरे कंट्री से आइडिया लिया। हमने ऐसा नहीं किया कि उनके पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उठा के अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया, वो हम कर भी नहीं सकते थे, ठीक है ना, वो कर भी नहीं सकते, बट हमने उन चीज़ को आइडिया में ले लिया। दूसरी चीज़, इन लोगों ने कहा टाइम कंज्यूमिंग। क्या बोला? टाइम कंज्यूमिंग। तुम लोगों ने 2 साल लगा दिए, क्या बोला, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा दिए हैं, इतना बड़ा, इतने में तो बच्चे पैदा हो जाते हैं, ये इन लोगों ने कहा। बट उन्हें कोई जाके समझाओ एक बात भाई, कि इन लोगों ने एग्जाम्पल पता क्या दिया, इन लोगों ने एग्जाम्पल में ये कहा कि अमेरिका ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 4 महीने में बनाया है। बट आप ये भी तो देखो ना कि वहाँ पे कनाडा भी है जिसने बनाया है पूरे 2 साल 6 महीने में, वो तो कोई बताता नहीं है। अब ये भी तो बताओ कि ऑस्ट्रेलिया ने 9 साल में बनाया है, ये तो बताओ। जर्मनी ने 3 साल में बनाया है, ये तो बताओ। ये नहीं, इनको सिर्फ इतना दिख रहा है कि अमेरिका ने 4 महीने में बनाया है। अरे भाई पूरा आप वर्ल्ड मैप देखो ना, तो यूएस पूरा जो कंट्री है, जो नॉर्थ अमेरिका पूरा कंट्री है, उसके हर कंट्री का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग उनके नियम से हैं। हमारे यहाँ पे नहीं है कि भाई गुजरात के अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा और मध्य प्रदेश का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा। पूरे इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन था, हमें सब कुछ देखना था, हमें हर एक चीज़ को एक इस लाइन में देखना था कि किसी भी और देश या और किसी भी और स्टेट में कहीं पे हमारा क्रिटिसिज्म ना हो, किसी और स्टेट को हमारी कोई बात बुरी ना लग जाए, हमें वो चीज़ देखनी थी, इसलिए हमने इसको भी निकाल दिया। ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि टाइम कंज्यूमिंग एक फालतू प्रश्न था कि इनडायरेक्टली हो सकता नहीं था। इन लोगों को यहाँ पे जब इन तीनों चीज़ों का आंसर उनको लगा ना कि यार ये लोग ढंग से आंसर नहीं दे रहे, इन लोगों ने एक और चीज़ डाल दी। पता क्या बोला कि डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस, लॉयर एंड पॉलिटिशियंस और हिंदू। क्या बोला? कांग्रेस। देखो भाई सिंपल सी बात है, एकमात्र पार्टी जिसने इंडिपेंडेंस की लड़ाई स्टार्टिंग से एंडिंग तक लड़ी है, एक नाम दिया गया कांग्रेस। याद रखना यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि महात्मा गांधी ने ये भी कह दिया था कि जिस दिन देश आज़ाद हुआ था उस दिन महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था कि अब कांग्रेस को डिक्लोज कर दो, मतलब कि उसको बंद कर दो, अब इस देश को अपना कोई अपनी कोई पार्टी बनाने दो, उसके थ्रू हम चलते हैं आगे। बट हमने उसको रिजेक्ट किया, हमने उसको हटा दिया था। बट हमने महात्मा गांधी जी की बात को इतना कुछ सुना नहीं और हम उसको आगे बढ़ते गए। हमने आगे सोचा कि भाई नहीं, कांग्रेस को रखो भाई, हमने देश के लिए इतना कुछ किया है तो अब हमारे लिए देश करना चाहिए, जो हम लोग ने आज तक देखा है। लास्ट 20 साल से हम लोग वही देखते हुए आ रहे थे कि कांग्रेस ने बहुत पैसा बनाया, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हुई कि लॉयर और पॉलिटिशियंस। अब आप पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन देखो, उसके अंदर 284 मेंबर्स जब थे, उसके पहले जब टोटल मेंबर्स थे ना 299, इस 299 में से मोस्ट ऑफ मेंबर्स लॉयर थे, मोस्ट ऑफ मेंबर्स लॉयर थे। और सिंपल सी बात है, अगर आप बहुत सारे लॉयर्स को एक साथ बिठा दोगे तो कहीं ना कहीं उनके वाद विवाद होना, उनके बारे में चर्चा होना, उनमें डीप डिस्कशंस होना वो सामान्य बात है। कहीं ना कहीं हमारे इसलिए 2 साल और 11 महीने लगे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, ठीक है। दूसरी चीज़ इन लोगों ने बोल दी कि हिंदूइज्म। क्या बोला? हिंदूज के डोमिनेंट ऑफ द हिंदू। बहुत सारे हिंदू थे इसके अंदर, बट यार अब ये मत देखो ना कि हिंदू थे, आपने ऑलरेडी बहुत सारी जगह पे डिवाइडेशन डाल दिया था। किस तरीके से? इन लोगों ने पहले तो ये बोल दिया कि मुस्लिम लीग, फिर लोगों ने कहा सिख को प्रायोरिटी दी जाएगी, फिर लोगों ने कहा कि नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट्स हैं,
जो डेवलप नहीं है उनको अलग प्रायोरिटी दी जाएगी, फिर वुमेन्स को अलग से प्रायोरिटी दी जाएगी। इतना कम था? तो अब ये आप ये क्या चाहते थे कि आप ये चाहते थे, ये लोग ये भी चाहते थे कहीं ना कहीं, मैं बोल रहा हूँ, वरना तो ये लोग ये भी लिख देते कि बच्चा पेट में हो उसकी अलग से कमेटी होनी चाहिए, उसके अलग से प्रावधान होने चाहिए, वो अपना खुद का लीडर खुद चॉइस कर सकता है। ये लोग ये चाहते थे। इन लोगों ने इतना डिवाइड कर दिया था, फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा था कि भाई हिंदू इतने लोग नहीं थे अंदर यार। 299 में से बहुत लोग मुस्लिम लोग भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, ब्राह्मण भी थे, बहुत सारे लोग थे अंदर यार। फिर भी इन लोगों ने कह दिया कि डोमिनेंस ऑफ द हिंदू। ये हो गया आपके 4 मेन पॉइंट। एक और आपका पॉइंट आएगा अभी, इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसमें जगह नहीं है इसलिए मैं आपको पूरा स्क्रीन पे दिखाऊंगा, ठीक है। देखो अब तो हम बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का एक सिंबल था, वो सिंबल क्या था, तो आपकी स्क्रीन को भी दिख रहा होगा आपको, वो सिंबल था एक एलिफेंट, एक वो सिंबल था। उसके बाद आते हैं अपने लीगल एडवाइजरी के कमिश्नर कौन थे, या फिर कह सकते हो उसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो BN राव उसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तीसरा आता है कि सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन हो सकता है, तो HN राव अयंगर थे, ठीक है। उसके बाद आता है कि चीफ ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, तो उसमें आते हैं SN मुखर्जी, ठीक है। उसके बाद अपने आते हैं कि ऐसा इंसान जिसने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को हैंड रिटन लिखा है, तो वो कौन थे, तो अपने प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। उसके बाद अपने लास्ट आते हैं कि जिस इंसान ने डेकोरेट किया, वो डेकोरेट किसने किया था, तो नंदलाल बोस जी ने किया था। उसके बाद किसी ने इंसान ने उसको हिंदी में वर्जन में ट्रांसलेट किया, तो किसने, कृष्ण वैद्य ने, वसंत कृष्ण वैद्य ने उसको ट्रांसलेट किया था।